नमस्कार, आईएसडी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर गुलाम नबी आज़ाद से जुड़ी है। गुलाम नबी कांग्रेस से हुए आज़ाद। जी हां, पिछले करीब 5 दशक से कांग्रेस से जुड़े रहे गुलाम नबी आज़ाद ने आज कांग्रेस छोड़ दी। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में अस्थिरता का दौर लगातार जारी है। पार्टी अंदरूनी कलह से पहले से परेशान है और ऐसे में बड़े नेताओं का पार्टी से अलग होना उसे और कमजोर बना रहा है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने 5 पन्नों में लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा, बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा। इससे पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें सपा ने राज्यसभा भी भेजा है। गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी तब सामने आई थी जब उन्होंने अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी चाहती थी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आज़ाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े, इसलिए उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन गुलाम नबी ने पद मिलने के कुछ घंटे के बाद ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से उन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे थे। कई मुद्दों को लेकर गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के मतभेद आते रहे, फिर चाहे वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बात रही हो या फिर कुछ मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड पर। गुलाम नबी आज़ाद तो उसी G23 का भी हिस्सा हैं जो पार्टी में कई बड़े परिवर्तन की पैरवी करता है। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा ऐसे वक्त पर दिया जब कांग्रेस ने हाल ही में कुछ समय के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव टाल दिया था। आज़ाद से पहले कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयवीर शेरगिल, जितिन प्रसाद, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद का जन्म 7 मार्च 1949 को जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ। उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MSc किया। वे 1970 के दशक से कांग्रेस से जुड़े। वे 1975 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1980 में उन्हें यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वे पहली बार 1980 में महाराष्ट्र के वाशिम से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्हें 1982 में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। वे 1984 में भी इसी सीट से जीते थे। आज़ाद 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद रहे। वे नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री रहे। वे 1996 से 2006 तक जम्मू कश्मीर से राज्यसभा पहुंचे। वे 2005 में जम्मू कश्मीर के CM भी बने। हालांकि 2008 में PDP ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद आज़ाद की सरकार गिर गई थी। आज़ाद मनमोहन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। 2014 में आज़ाद को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया था। 2015 में आज़ाद को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा भेजा गया। गुलाम नबी आज़ाद को संजय गांधी सियासत में लेकर आए। ब्लॉक सेक्रेटरी से शुरू हुआ सफ़र यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस महासचिव, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तक चला। संजय के साथ साथ वह इंदिरा के भी भरोसेमंद बने। दोनों की हत्या के बाद राजीव और उनकी हत्या के बाद सोनिया गांधी के भी उतने ही करीबी रहे। कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया। एक आम कार्यकर्ता से कद्दावर नेता तक का सफ़र कांग्रेस के साथ उन्होंने बिताया। अपनी पूरी जवानी कांग्रेस के लिए खपा दी, बुढ़ापा खपा दिया। गुलाम नबी आज़ाद आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया। 5 दशक तक गांधी परिवार के वफादार रहे। गुलाम नबी आज़ाद का अपने इस्तीफे में उसी परिवार पर बेहद तल्ख हमले पहली नज़र में बहुत हैरान करने वाला है, लेकिन आज़ाद का दर्द बेवजह नहीं है। यह तो बात हुई आज़ाद की कांग्रेस में सियासी सफ़र की, लेकिन सवाल है कि आखिर 5 दशकों तक कांग्रेस के प्रथम परिवार के वफादार रहे शख्स ने इस्तीफा देते वक्त पार्टी के पतन का ठिकरा राहुल गांधी पर क्यों फोड़ा। सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में आज़ाद का ये दर्द भी छलका है। आज़ाद ने कांग्रेस की बदहाली के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है
उन्होंने आरोप लगाया कि जब से राहुल गांधी की कांग्रेस में एंट्री हुई तब से पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की अनदेखी की जाने लगी, उन्हें अपमानित किया जाने लगा। राहुल गांधी और इनके इर्द गिर्द रहने वाले चाटुकारों की कोठरी पार्टी के कामकाज में हद से ज्यादा दखल देने लगी। यहाँ तक कि राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी और पीए तक पार्टी के फैसले लेने लगे। आजाद ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2013 में हुए कांग्रेस के जयपुर महाधिवेशन में पार्टी के कायाकल्प के लिए कई अहम सिफारिशें की, लेकिन उन पर अमल तो दूर, उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं गया। राहुल गांधी और उनकी कोठरी अपने इशारे पर पार्टी को चलाने लगे। वरिष्ठ नेताओं का अपमान होता रहा, यहाँ तक कि कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता ने जब पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए तो कोठरी ने उनके घर पर गुंडे भेजकर हमले करवाए। आजाद ने 2014 के बाद चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की लगातार हार का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि पार्टी की बेहतरी के लिए अनुभवी नेताओं के सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आजाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 के अगवा थे, जिसमें ज़्यादातर वरिष्ठ और अनुभवी नेता शामिल थे। अगली खबर सोनाली फोगाट से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कथित हत्या के सिलसिले में उनके 2 सहयोगियों से गोवा पुलिस ने रात भर पूछताछ की। इस दौरान खुलासा हुआ कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया गया था। सोनाली के पीएस सुधीर सांगवान और दोस्त सुखविंदर वासी ने पूछताछ में सोनाली को जबरन ड्रग्स देने की बात कबूल की है। पुलिस ने बताया कि जहां जहां सुधीर, सुखविंदर और सोनाली गए थे, पुलिस सारी जगह गई, सीसीटीवी फुटेज निकाले। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने जब आरोपियों को वह वीडियो दिखाया तब आरोपियों ने सच्चाई कबूल की। उन्होंने सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिया था। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कई लोग पार्टी कर रहे हैं। सुधीर और सुखविंदर लिक्विड में कुछ मिलाकर सोनाली को जबरन पिला रहे हैं। उसके बाद सोनाली अपने ऊपर कंट्रोल खोती है तो उसे फिर से जबरन वही लिक्विड पिलाया जाता है। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती है तो एक टैक्सी में लेकर उसे निकल जाते हैं। पुलिस ने बताया कि अब उस टैक्सी ड्राइवर की तलाश चल रही है जिसने सोनाली, सुखविंदर और सुधीर को ड्रॉप किया था। ड्राइवर से पूछताछ के बाद इस घटना में आगे की कड़ियां और जुड़ेगी। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद किए गए सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को हिरासत में लिया गया है। गोवा जिले के अंजुना पुलिस थाने के निरीक्षक ने कहा कि अब सुधीर और सुखविंदर से आगे की पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की हत्या के 84 घंटे बाद उनके शव का अंतिम संस्कार शुक्रवार को हिसार के ऋषिनगर स्थित शमशान घाट में कर दिया गया। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने शव को मुखाग्नि दी। इस मौके पर भाजपा के मंत्री व नेता भी पहुंचे। इसके अलावा कई अन्य पार्टियों के नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार में काफ़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। अगली खबर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का आज पहली बार सीधा प्रसारण हुआ। सीजेआई एनवी रमन्ना की सेवानिवृत्ति के मौके पर बैठी सेरेमोनियल बेंच की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया गया। सीजेआई रमन की विदाई कार्यक्रम में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे फूट फूट कर रो पड़े। दवे ने कहा, सीजेआई रमन ने दृढ़ता के साथ अपना कर्तव्य निभाया, वे जनता के जज रहे। दवे ने कहा कि जस्टिस रमन ने न्यायपालिका, कार्यपालिका व सांसद के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखा और यह काम उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किया। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस रमन्ना को अशांति काल में भी संतुलन बनाए रखने के लिए याद किया जाएगा। रमन ने जजों के परिवार का भी ख्याल रखा है। हम बहुत ही अशांत दौर से गुजर रहे हैं। समुद्र में जहाज के लिए चलना मुश्किल है। मुश्किल समय में भी संतुलन बनाए रखने के लिए यह कोर्ट आपको याद रखेगी। आपने यह सुनिश्चित किया है कि इस न्यायालय की गरिमा और अखंडता बनी रहे। वहीं अपने पहले विदाई भाषण में निवर्तमान सीजेआई एनवी रमन्ना ने भारी मात्रा में अदालतों में लंबित मामले को बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने इस बात के लिए अफसोस जताया कि वे मामलों की सूचीबद्धता व सुनवाई के मुद्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके। सीजेआई ने कहा कि इसका हल निकालने के लिए आधुनिक तकनीकी साधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमने कोई तरीका विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा व प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे कुछ मुद्दों के कारण बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। प्रधान न्यायाधीश
एनवी रमन्ना के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। इस मौके पर सुनवाई कर रही उनकी पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया गया। विदाई कार्यक्रम में कई जजों और वकीलों ने उनके प्रति सम्मान व भावपूर्ण शब्दों में अपनी बात कही। जस्टिस रमन्ना ने सीजेआई के तौर पर मनोनीत नए चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस हिमा कोहली के साथ आज पीठ साझा की। पीठ ने प्रतीकात्मक रूप से एक मामले की सुनवाई की। जस्टिस एनवी रमन्ना के कार्यकाल को देश की अदालतों के कामकाज में बड़े सुधारों के लिए भी याद किया जाएगा। सीजेआई और कॉलेजियम के प्रमुख के रूप में उन्होंने 225 न्यायिक अधिकारियों यानी निचली कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की नियुक्ति की गई। इनमें महिला जज बीवी नागरत्न भी शामिल है। जस्टिस रमन्ना ने पिछले साल 24 अप्रैल को 48वें सीजेआई के रूप में शपथ ली थी। 16 महीने से अधिक के कार्यकाल के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा सदन में शुक्रवार को जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने का इनका षड्यंत्र फेल हो गया। बाबा साहेब जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय जनतंत्र जिंदाबाद। आगे कहा कि अमेरिका में दिल्ली के स्कूलों की तारीफ हुई है। बाहरी दिल्ली आने पर स्कूल जरूर देखते हैं। दुनिया में दिल्ली सरकार के काम की चर्चा हो रही है। देश में कोई शिक्षा मंत्री है तो वह सिसोदिया जी हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री पर शराब घोटाले का झूठा आरोप लगाया गया। इसके साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी ने अब तक 277 एमएलए खरीदे हैं, करीब 6300 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे पास एक आदमी मैसेज लेकर आया कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये आपको सीबीआई ईडी रेड में फंसाकर जिंदगी भर सड़ाएंगे। साथ ही एमएलए तोड़कर बीजेपी में आओ, आपको सीएम बना देंगे। मैंने कहा कि मुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा, मैं खुद टूटने को तैयार नहीं हूँ तो साथी क्या तोड़ूंगा। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई घर आई, मैंने स्वागत किया। पूरी तरह फर्जी एफआईआर धूल में लठ चलाने के लिए भेजा गया था। एफआईआर में सूत्र और सिर्फ सूत्र ही लिखा हुआ था। मैंने पहली बार सूत्रों के हवाले वाली एफआईआर देखी। घर अलट पलट किया, दफ्तर छाना। करीब 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी चली। एक भी पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। आगे कहा कि कहाँ हुआ भ्रष्टाचार। सरकार जहां से 10 लाख लाइसेंस फीस लेती है वहां से 5 करोड़ ले रही है। जहां से 8 लाख लाइसेंस फीस लेती है वहां से 10 करोड़ ले रही है। भ्रष्टाचार का पहला मामला जिनमें जनता पर बोझ नहीं बढ़ा और सरकार को नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर असम से है। असम पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने आतंक फैलाने की साजिश में लिप्त 34 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध आतंकी संगठन अलकायदा से बताया जा रहा है। असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस इस तरह की साजिशों को भी कामयाब नहीं होने देगी। पुलिस ने कहा कि आतंकी संगठन से जुड़े इन गिरफ्तार लोगों की लिंक्स के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बाहर से असम में आतंक फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। असम पुलिस के डीजीपी ने अपने बयान में कहा, अलकायदा से जुड़े 34 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके लिंक के बारे में पता लगाया जा रहा है। असम पुलिस इस तरह की साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी। कुछ सेना प्रशिक्षण शिविर बांग्लादेशियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, असम में मदरसों के अलग अलग तरह के ग्रुप हैं। कुछ नए मदरसे उभर रहे हैं। असम के बाहर से साजिश रची जा रही है। वर्तमान में बांग्लादेश और अलकायदा से जुड़े समूह युवाओं को कट्टरता फैलाने के लिए भ्रमित कर रहे हैं। वहीं राज्य के बोंगई गांव जिले से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अलकायदा के भारतीय महाद्वीप स्थित संगठन से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उन 3 व्यक्तियों में से एक है जिन्हें इस हफ्ते राज्य पुलिस ने आतंकी संगठन से ताल्लुक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को गिरफ्तार किया गया तीसरा व्यक्ति गोलपाड़ा का रहने वाला है और उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अलकायदा से संबंध रखने के शक में 2 मौलवियों को भी 21 अगस्त को गोलपाड़ा से गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुस्लिम युवकों को बरगलाने और मजहबी चरमपंथ की ओर धकेलने तथा पिछले 3-4 सालों के दौरान जिहादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।